जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटना चक्र के पूर्वावलोकन में, जिसमें हम लोग कर रहे हैं सामान्य भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने इंडिया भारत के भूगोल का काफ़ी सारा सेक्शन कर लिया था। आज हम लोग यहाँ 12वां चैप्टर शुरू करने वाले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो आपसे बस यही अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इससे हमें प्रोत्साहित मिलता है और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। तो जैसे ही अब भूगोल का बुक हम लोग खत्म करेंगे, इसके बाद हम लोग हिस्ट्री का, फिर पॉलिटी का, फिर इकोनॉमिक्स का, फिर करंट अफेयर का, हर सेक्शन का बुक हम लोग कंप्लीट करेंगे एग्ज़ाम से पहले। तो अगर आप लोग में से कोई यूपीएससी का या फिर बीपीएससी का या फिर यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम की तैयारी करता होगा, तो आप लोग उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँगे, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और वह भी अपने रिवीजन को और अच्छे से मजबूत कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ हम लोगों ने पिछली क्लास में छोड़ा था वहीं से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो हमारा टॉपिक यहाँ आ गया बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसमें पहला है नर्मदा घाटी परियोजना। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं, मगर पहला प्रश्न शुरू करने से पहले बस यही अनुरोध रहेगा आपसे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा। सरदार सरोवर में सर्वाधिक लाभ मिलता है किसे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश को। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है किसको? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश को। निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेघा पाटकर। निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेघा पाटकर। निम्नलिखित में से कौन बांध निर्माण नदी पर नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वान सागर। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो डी हो जाएगा बांध सागर। बाकी वारगी, अंकारेश्वर और इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा सागर। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा सागर। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सरदार सरोवर। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सरदार सरोवर। अगला है भाखड़ा नंगल बांध, इसके बारे में देखते हैं। तो भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है किसकी? तो हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान की। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सतलज। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सतलज। अगला है कावेरी नदी पर बने बांध। तो आइए देख लेते हैं इस पर बने बांध कौन कौन से हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शिव समुद्रम। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक में। कावेरी नदी के जल बंटवारे के विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कावेरी से। तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद परियोजना संबंधित है, जल विवाद संबंधित है किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कावेरी नदी से। अगला है नागार्जुन सागर बांध। तो इस पर प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है कौन सी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा।
नागार्जुन सागर स्थित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर स्थित है किस पर, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध स्थित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर बांध स्थित है कहाँ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला हीराकुंड बांध, तो इस पर प्रश्नों को देख लेते हैं। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा महानदी। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा महानदी। महानदी पर निर्मित बांध कौन का नाम है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हीराकुंड। महानदी पर निर्मित बांध का नाम कौन सा है, तो हीराकुंड। अगला चंबल घाटी परियोजना, तो इनसे जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा गांधी सागर। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा गांधी सागर। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है, तो इसका आंसर 4 मार्क दिया हुआ है, आप लोग नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा चंबल परियोजना। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा चंबल परियोजना का। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है, तो सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 3 और 4 नहीं है। गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर नहीं है। बाकी गांधी सागर और जवाहर सागर चंबल से संबंधित है। फिर से निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है, तो सी ऑप्शन होगा 3 और 4, गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा राणा प्रताप सागर। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा राणा प्रताप सागर। अगला है टिहरी बांध परियोजना, तो इसका प्रश्न देखते हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश के निर्माण किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा भगीरथी नदी पर। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा भगीरथी नदी पर। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भगीरथी एवं भीलांगना। टिहरी विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर बनाई गई है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भगीरथी एवं भीलांगना। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भगीरथी। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भगीरथी। टिहरी बांध बना है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा गंगा नदी पर। टिहरी बांध बना है कहाँ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा गंगा नदी पर। नीचे दिए गए चित्र में टिहरी बांध के अवस्थान को चिन्हित किया गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जहाँ पे है, मतलब सी पॉइंट जहाँ पे है कटेश्वर बांध के पास, वही इसका आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध वहीं पे है। अगला दामोदर घाटी परियोजना, तो इस पे आए प्रश्नों को देख लेते हैं। तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बराकर। तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बराकर। मैथॉन बेल पहाड़ी तथा तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बराकर। मैथॉन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बराकर नदी। यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न दिया हुआ है, आइए इसे देख लेते हैं। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी, यह बिल्कुल सही है। दामोदर अपनी ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है, यह बिल्कुल सही। तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही व्याख्या है। फिर से, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी, यह बिल्कुल सही है। दामोदर अपनी ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निम्न निगम की स्थापना कब हुई थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1948 में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1948 में। अगला विविध परियोजनाएं, तो विविध परियोजनाओं में पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मिलान करने वाला है, परियोजना दिया हुआ है और नदियाँ दी हुई है, तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे पढ़ सकते हैं। उकाई हो जाएगा तापी नदी पर, जयकवाड़ी हो जाएगा गोदावरी नदी, मयूराक्षी हो जाएगा मयूराक्षी नदी पर, और खंडक वासला हो जाएगा मूथा नदी पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें गलत ढूंढना है। मिदनापुर नहर हो जाएगा कंसावती नदी या कंसाई, ये बिल्कुल सही है। तावा प्रोजेक्ट हो जाएगा कृष्णा नदी, या गलत है। मेट्रो डैम हो जाएगा कावेरी नदी, या सही है। उकाई प्रोजेक्ट हो जाएगा
तापी नदी, या बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, ताप प्रोजेक्ट कृष्णा नदी। अगला मिलान करने के लिए तो आइए देख लेते हैं। हीराकुंड परियोजना है उड़ीसा में। हल्दिया रिफाइनरी है पश्चिम बंगाल में। तारापुर परमाणु केंद्र है महाराष्ट्र में। और कुदेरमुख पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक में। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा 2143, 2143। फिर से देखते हैं। हीराकुंड परियोजना है उड़ीसा में। हल्दिया रिफाइनरी है पश्चिम बंगाल में। तारापुर परमाणु केंद्र यह स्थित है महाराष्ट्र में। और कुदेरमुख पहाड़ियाँ स्थित है कर्नाटक में। अगला हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। अगला निम्नलिखित जलविद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत में भूटान के सहयोग से बनती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चूका बांध। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना में से कौन सी परियोजना भारत में भूटान के सहयोग से बनाई है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चूका बांध। अगला सम्मिलित करने के लिए परियोजना और अवस्थिति दिया हुआ है। आइए मिलाते हैं एक एक करके। तो भाखड़ा हो जाएगा सतलज नदी पर। हीराकुंड हो जाएगा महानदी पर। इडुक्की हो जाएगा पेरियार पर। और नागार्जुन सागर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। बी ऑप्शन हो जाएगा 4321, 4321। फिर से भाखड़ा हो जाएगा सतलज नदी पर। हीराकुंड हो जाएगा महानदी पर। इडुक्की हो जाएगा पेरियार पर। और नागार्जुन सागर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के संयुक्त कार्य हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा तेलुगु गंगा। निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा तेलुगु गंगा। तेलुगु गंगा परियोजना के किस शहर को पानी मिलेगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मद्रास। तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मद्रास। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है। तो आइए सम्मिलित करते हैं। कावेरी नदी हो जाएगा मेटूर। कृष्णा हो जाएगा अलमाटी। नर्मदा हो जाएगा सरदार सरोवर। और चंबल हो जाएगा गांधी सागर। फिर से कावेरी हो जाएगा मेटूर। कृष्णा हो जाएगा अलमाटी। नर्मदा हो जाएगा सरदार सरोवर। और चंबल हो जाएगा गांधी सागर। बी ऑप्शन 2143, 2143। अगला अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो सी ऑप्शन कृष्णा। यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है। मेटूर हो जाएगा तमिलनाडु। मेवराछी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और हीराकुंड हो जाएगा उड़ीसा। ए ऑप्शन 1324, 1324। मेटूर हो जाएगा तमिलनाडु। मयूराक्षी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और हीराकुंड हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है बहुउद्देशीय परियोजना और नदियाँ। आइए मिलाते हैं। इडुक्की हो जाएगा पेरियार। माता टीला हो जाएगा बेतवा। नागार्जुन सागर हो जाएगा कृष्णा। और पोचमपाद हो जाएगा गोदावरी। सी ऑप्शन 4132, 4132। इडुक्की हो जाएगा पेरियार। माता टीला हो जाएगा बेतवा। नागार्जुन सागर हो जाएगा कृष्णा। और पोचमपाद हो जाएगा गोदावरी। अगला प्रश्न फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ, आइए इसे देख लेते हैं। शिव समुद्रम हो जाएगा भगीरथी। नहीं, शिव समुद्रम हो जाएगा कावेरी। नागार्जुन सागर हो जाएगा कृष्णा। जयकवाड़ी हो जाएगा गोदावरी। और टिहरी हो जाएगा भगीरथी। ए ऑप्शन हो जाएगा ब-द-स-अ। फिर से शिव समुद्रम हो जाएगा कावेरी। नागार्जुन सागर हो जाएगा कृष्णा। जयकवाड़ी हो जाएगा गोदावरी। और टिहरी हो जाएगा भगीरथी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा सही है देखना है। रिहांद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी है, यह बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, यह बिल्कुल सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, यह बिल्कुल सही है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 सही है। 1, 2, 3 और 4 सही है। फिर से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए।
रिहांद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, यह बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, यह भी बिल्कुल सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, यह भी बिल्कुल सही है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है, यह भी बिल्कुल सही है। अगला, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सुद्राबाग में। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कहाँ है? तो सुद्राबाग में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी कहाँ? तो ये ऑप्शन हो जाएगा दार्जिलिंग में। यहाँ पे सूची 1 है बांध और सूची 2 है प्रदेश, तो आइए मिलान करते हैं। फरक्का हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, घाट प्रभा हो जाएगा कर्नाटक में, हीराकुंड हो जाएगा उड़ीसा में और काकरा पार हो जाएगा गुजरात में। ये ऑप्शन 1 4 2 3 1 4 2 3। फिर से फरक्का हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, घाट प्रभा हो जाएगा कर्नाटक में, हीराकुंड हो जाएगा उड़ीसा में और काकर पार हो जाएगा गुजरात में। अगला सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है बांध और परियोजना। रिहांद हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, उकाई हो जाएगा गुजरात में, हीराकुंड हो जाएगा उड़ीसा में और कोयना हो जाएगा महाराष्ट्र में। ए ऑप्शन हो जाएगा सा दा अ बा, सा दा अ बा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बांध दिया हुआ है और नदी दिया हुआ है। तो गोविंद सागर सतलज यह बिल्कुल सही है। कोलेरू झील कृष्णा यह गलत है। उकाई जलाशय ताप्ती बिल्कुल सही है। बुलर झील झेलम यह बिल्कुल गलत है, तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, कोलेरू झील कृष्णा। अगला है कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रामगंगा पर। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रामगंगा पर। तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा होशंगाबाद से। तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा होशंगाबाद से। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ब्यास नदी पर। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ब्यास नदी पर। मेजा बांध का निर्माण हुआ है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा कोठारी नदी पर। मेजा बांध का निर्माण हुआ है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा कोठारी नदी पर। तुलबुल परियोजना संबंधित है, तो ए सी ऑप्शन होगा झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना संबंधित है किससे? तो सी ऑप्शन झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा झेलम। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा झेलम नदी पर। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया था, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह है सी ऑप्शन चिनाब नदी पर। बलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह है कहाँ? तो सी ऑप्शन रहेगा चिनाब नदी। बगलिहार पन विद्युत योजना जो हाल ही में चर्चा में रहा स्थित है कहाँ? तो ये ऑप्शन रहेगा जम्मू एवं कश्मीर में। बगलिहार पन विद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चित रहा स्थित है कहाँ? तो ये ऑप्शन रहेगा जम्मू और कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सिंचाई परियोजना दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। तो देखना इसमें कौन सा सही है। दमन गंगा गुजरात यह बिल्कुल सही है। गिरना महाराष्ट्र यह भी बिल्कुल सही है। पावना केरल यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 और 3 तीनों इसमें सही है। फिर से दमन गंगा गुजरात बिल्कुल सही है। गिरना महाराष्ट्र यह भी सही है। पावना केरल यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 और 3। अगला है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो सी ऑप्शन रहेगा उत्तराखंड में। अगला महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश के मध्य है? तो बी ऑप्शन रहेगा नेपाल। महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य स्थित है? तो बी ऑप्शन रहेगा नेपाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कलपक्कम तमिलनाडु बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश यह गलत है। नरौरा उत्तर प्रदेश यह बिल्कुल सही है। तारापुर महाराष्ट्र यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, ए ऑप्शन गुजरात में। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन गुजरात में। निम्न में एक कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें गलत ढूंढना है। तो माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान यह बिल्कुल सही है। चंबल परियोजना राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा यह गलत है।
ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा। अगला, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? शक्ति परियोजना और राज्य दिया हुआ है। तो जवाहर सागर राजस्थान बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, यह भी बिल्कुल सही है। शिव समुद्रम केरल, यह गलत है। गांधी सागर मध्य प्रदेश, यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत है, शिव समुद्रम केरल। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें गलत देखना है कौन सा है। तो नांगल बांध सतलज नदी बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, यह बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, यह गलत है। हीराकुंड बांध महानदी, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है। अगला, तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है, इस प्रोजेक्ट का स्थान है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है, इस प्रोजेक्ट का स्थान कहाँ है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम में। मिलान करने के लिए दिया हुआ है, बहुउद्देशीय परियोजना है और संबंधित नदी। तो आइए देखते हैं। रिहांद परियोजना हो जाएगा सोन नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना हो जाएगा बेतवा नदी पर। टिहरी बांध परियोजना हो जाएगा भागीरथी नदी पर। और रामगंगा परियोजना हो जाएगा रामगंगा नदी पर। सी ऑप्शन हो जाएगा 3-4-2-1 3-4-2-1। फिर से, रिहांद परियोजना हो जाएगा सोन नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना हो जाएगा बेतवा पर। टिहरी बांध परियोजना हो जाएगा भागीरथी पर। और रामगंगा परियोजना हो जाएगा रामगंगा नदी पर। अगला, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किसमें? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस पे? तो बेतवा नदी पर, बी ऑप्शन। अगला है, दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चिनाब। दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चिनाब नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित नहीं है? तो दुल्हस्ती चिनाब, यह बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी नहर सतलज, यह भी बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर कावेरी, यह भी बिल्कुल सही है। उकाई ताप्ती, यह गलत है। सी ऑप्शन इसमें गलत है, नागार्जुन सागर कावेरी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। अगला, जलाशय दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। तो कौन सा जलाशय किस राज्य में, आइए देखते हैं। भद्रा हो जाएगा कर्नाटक में। भागीरथी सागर हो जाएगा तमिलनाडु में। गांधी सागर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और राणा प्रताप सागर हो जाएगा राजस्थान में। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 1-4-2-3 1-4-2-3। फिर से, भद्रा हो जाएगा कर्नाटक में। भागीरथी सागर हो जाएगा तमिलनाडु में। भवानी सागर हो जाएगा तमिलनाडु में। गांधी सागर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और राणा प्रताप सागर हो जाएगा राजस्थान में। डी ऑप्शन 1-4-2-3। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सुमेलित है। तिलैया बांध कोनार नदी पर, यह गलत है। गांधी सागर बांध चिनाब नदी पर, यह सही है। और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, तिलैया बांध कोनार नदी। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नंगल बांध सतलज नदी, यह बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, यह बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, यह गलत है। हीराकुंड बांध महानदी, यह बिल्कुल सही है। तो बी सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। गोविंद वल्लभ सागर स्थित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। गोविंद वल्लभ सागर स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। बेतवा हो जाएगा, माता टीला, महानदी हो जाएगा, हीराकुंड, चंबल हो जाएगा, गांधी सागर और ताप्ती हो जाएगा काकरा पारा। बेतवा हो जाएगा, फिर से देखते हैं। बेतवा हो जाएगा, माता टीला, महानदी हो जाएगा, हीराकुंड, चंबल हो जाएगा, गांधी सागर और ताप्ती हो जाएगा माता टीला। अगला प्रश्न, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बेतवा। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह बेतवा नदी पर स्थित है, डी ऑप्शन। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है?
तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिहार व उत्तर प्रदेश। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिहार व उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सा राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होगा? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो नीचे इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, नदी घाटी परियोजना और नदी दिया हुआ है मिलान करने के लिए। तो तिलैया बांध हो जाएगा बराकर नदी पर, पंतेल हिल बांध हो जाएगा दामोदर नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा चंबल नदी पर, और माता टीला बांध हो जाएगा बेतवा नदी पर। ए ऑप्शन 3-1-2-4, 3-1-2-4। फिर से तिलैया बांध हो जाएगा बराकर नदी पर, पंचेत हिल बांध हो जाएगा दामोदर नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा चंबल नदी पर, और माता टीला बांध हो जाएगा बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न फिर से मिलान करने के लिए है, नदी घाटी परियोजना और नदियाँ। तो इसका आंसर है 3-4-1-2, 3-4-1-2। रिहांद परियोजना हो जाएगा रिहांद नदी पर, नागार्जुन सागर परियोजना हो जाएगा कृष्णा नदी पर, पोचमपाद परियोजना हो जाएगा गोदावरी नदी पर, और माता टीला परियोजना हो जाएगा बेतवा नदी पर। फिर से रिहांद परियोजना हो जाएगा रिहांद नदी पर, नागार्जुन सागर परियोजना हो जाएगा कृष्णा नदी पर, पोचमपाद परियोजना हो जाएगा गोदावरी नदी पर, और माता टीला परियोजना हो जाएगा बेतवा नदी पर। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? तो शिव समुद्रम सिंचाई के लिए नहीं है, बाकी अन्य इसमें सिंचाई के लिए हैं, जैसे भगीरथी सागर, कृष्णराज सागर और भाखड़ा नांगर, यह सिंचाई परियोजना के लिए है। शिव समुद्रम सिंचाई परियोजना के लिए नहीं है। अति विवादित बावली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। अति विवादित बावली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ बांध और नदियाँ, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा 2-1-3-4, 2-1-3-4। दूध देख लेते हैं। दुलहस्ती हो जाएगा चिनाब नदी पर, गांधी सागर हो जाएगा चंबल नदी पर, उकाई हो जाएगा तापी नदी पर, और तवा हो जाएगा तवा नदी पर। फिर से दुलहस्ती हो जाएगा चिनाब नदी पर, गांधी सागर हो जाएगा चंबल नदी पर, उकाई हो जाएगा तापी नदी पर, और तवा हो जाएगा तवा नदी पर। मल्लम पूछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मल्लम पूछा पर। मल्लम पूछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मल्लम पूछा पर। सिंगरौली लघु विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। सिंगरौली लघु विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पेरियार। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पेरियार। मुख्य सिंचाई परियोजना और सिंचाई संबंध सुविधाओं से लाभान्वित जिले, तो आइए देख लेते हैं इसे भी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 4-1-2-3, 4-1-2-3। तो सिद्धमुख परियोजना हो जाएगा हनुमानगढ़ और चूरू, नर्मदा परियोजना हो जाएगा जालौर और बाड़मेर, जवाई परियोजना हो जाएगा जालौर, पाली और जोधपुर, जाखम परियोजना हो जाएगा उदयपुर एवं प्रतापगढ़। ए ऑप्शन 4-1-2-3, 4-1-2-3। फिर से सिद्धमुख परियोजना हो जाएगा हनुमानगढ़ और चूरू, नर्मदा परियोजना हो जाएगा जालौर व बाड़मेर, जवाई परियोजना हो जाएगा जालौर, पाली और जोधपुर, जाखम परियोजना हो जाएगा उदयपुर और प्रतापगढ़। आगे, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सतलज नदी। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सतलज नदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना के नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी कोयल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी कोयल। आलियार, ईसापुर और कंसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जल भंडार। अलियार, ईसापुर और कंसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जल भंडार। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केलो सिंचाई परियोजना। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केलो सिंचाई परियोजना। यहाँ पे अगला प्रश्न सुमेलित करके दिया हुआ है, अंतर्राज्यीय जल विवाद और शासित शामिल राज्यों की संख्या। तो इसका आंसर दिया हुआ है ए 1-2-3-4, 1-2-3-4। मतलब महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण 3 राज्यों से, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण 5 राज्यों से, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 4 राज्यों से, और महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण 2 राज्यों से। फिर से महादायी
जल विवाद न्यायाधिकरण 3 राज्यों में, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण 5 राज्यों में, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 4 राज्यों में और महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण 2 राज्यों में। निम्नलिखित राज्यों को वहाँ निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पहले मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश। फिर से निम्नलिखित राज्यों में वहाँ निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। तो सबसे बड़ा हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश। अगला है निम्नलिखित युगम पर विचार कीजिए। जलाशय दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। उपयुक्त में से कितने युगम सही सुमेलित नहीं है? तो घाट प्रवाह तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, मैथॉन छत्तीसगढ़। तो इसमें सी ऑप्शन रहेगा, केवल 3 युगम इसमें सही सुमेलित नहीं है और 1 युगम सही सुमेलित है। तो घाट प्रवाह कर्नाटक, गांधी सागर मध्य प्रदेश यह सही है, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश यह गलत था, मैथॉन झारखंड यह भी गलत था। तो इसमें केवल गांधी सागर मध्य प्रदेश ही सही था ऊपर में दिया हुआ क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में निम्न जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, मांगदेछू विद्युत परियोजना। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में निम्न जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, मांगदेछू विद्युत परियोजना। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। वहाँ पे अगला चैप्टर शुरू होगा, कृषि। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न, स्थायी कृषि पर्माकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही उत्तर देखना है कौन सा है। तो आइए देखते हैं। स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, यह बिल्कुल सही है। किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता होती है, यह बिल्कुल सही है। पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, यह बिल्कुल सही है। पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्र में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्र में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। मल्च बनाने या मिल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है, यही बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3 सही, 1 2 4 सही है, तीसरा विकल्प इसमें गलत था। फिर से देखते हैं। स्थायी कृषि पर्माकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है? तो स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है, यह बिल्कुल सही है। पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती, यह बिल्कुल सही है। पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है, यह गलत है। मल्चर बनाने या मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 और 4 इसमें सही है। अगला, कृषि में शून्य जुताई जीरो टिलेज के क्या लाभ हैं? तो इसमें देखना है क्या क्या लाभ हैं। तो पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुनाई संभव, यह बिल्कुल सही है। चावल की नई पौधों की नर्सरी बनाने बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपना संभव है, यह बिल्कुल सही है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3 इसमें तीनों सही है। फिर से, कृषि में शून्य जुताई जीरो टिलेज का क्या लाभ है? तो पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है, यह बिल्कुल सही है। चावल की नई पौधों की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदाओं में सीधे रोपण संभव, यह बिल्कुल सही है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है, यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3 इसमें तीनों सही है। अगला प्रश्न, कृषि में फर्टिनेशन के क्या लाभ हैं? तो इसमें लाभ देखने क्या क्या है। तो सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, यह बिल्कुल सही है। रॉक फॉरेस्ट और सभी अन्य फॉरेस्ट उर्वरकों की सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, यह बिल्कुल गलत है। पौधों के लिए पोषक बढ़ती हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, यह बिल्कुल सही है। और रासायनिक पोषकों के निच्छालन में कमी संभव है, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 3 और 4 इसमें सही है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट सही गलत है।
फिर से देखते हैं कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। तो पहला, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, यह बिल्कुल सही है। रॉक फॉरेस्ट और सभी अन्य फॉरेस्ट्रिक उर्वरकों की सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, यह बिल्कुल गलत है। पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, यह बिल्कुल सही है। रासायनिक पोषकों के निच्छालन में कमी संभव है, यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन रहेगा 1, 3 और 4 इसमें सही है। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस या किन पद्धतियों को परितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है। तो फसल विविधि रूपन, यह बिल्कुल सही है। सिंबल आधिक्य मतलब लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, यह भी सही है। टेंसियोमीटर का प्रयोग, यह भी सही है। ऊर्ध्वाधर कृषि वर्टिकल फार्मिंग, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, 4 इसमें चारों सही है। फिर से, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को परितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है। तो फसल विविधि रूपन, यह बिल्कुल सही है। सिंब आधिक्य मतलब लेजूम इंटेंसिफिकेशन, यह भी सही है। टेंसियोमीटर का प्रयोग, यह भी बिल्कुल सही है। ऊर्ध्वाधर कृषि वर्टिकल फार्मिंग, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, 4 इसमें चारों सही है। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा। तो डी ऑप्शन रहेगा MS रंधावा। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा। तो डी ऑप्शन रहेगा MS रंधावा ने। अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, यह देखना है। तो कथन 1 पहले देखते हैं, भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, यह बिल्कुल गलत है। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया, यह भी गलत है। पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज़्यादा है, यह बिल्कुल गलत है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 1, 2 एवं 3 सभी गलत हैं, इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं था। फिर से पढ़ते हैं, भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, यह बिल्कुल गलत है। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है, यह भी गलत है। पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज़्यादा है, यह भी गलत है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2 और 3 सभी गलत हैं। अगला प्रश्न, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 20। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितना है। तो 20 है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है। तो डी ऑप्शन रहेगा 20। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है। तो डी ऑप्शन रहेगा 20। पी सेनागुप्ता और जी सदाशिवयुक्त 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था। तो सी ऑप्शन रहेगा 60। पी सेनागुप्ता और जी सदाशिवयुक्त 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था। तो सी ऑप्शन रहेगा 60। यहाँ पर कथन कारण दिया हुआ है। तो भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है, यह बिल्कुल सही है। इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है, यह बिल्कुल सही है। इसका बी ऑप्शन रहेगा। ए एवं आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। फिर से, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है, यह बिल्कुल सही है। इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे देखते हैं, भारत के खाद्य एवं पोषक सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाधा या बाधाएं हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर है बी, केवल 3 इसमें होगा। निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है। फिर से पढ़ते हैं प्रश्न, भारत के खाद्य एवं पोषक सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े या विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाधा या बाधाएं हैं। तो बी ऑप्शन रहेगा केवल 3। निम्न मूल्य और उच्च परिमाण वाली फसलों के मामलों में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है। अगला प्रश्न, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1960। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बी ऑप्शन 1960 में। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा GVPAU पंतनगर,
देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा GVPAU पंतनगर। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वर्ष, बी ऑप्शन 1960 में। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वर्ष कितना में? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1960 में। यदि खाद्यान्न की सुरक्षा संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 14%। यदि खाद्यान्नों की सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसकी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 14%। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नेट बुनाई क्षेत्र 47%, वन 23% और अन्य क्षेत्र 30%। यह 2010 का डाटा है, अब यह चेंज हो गया है। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नेट बुआई क्षेत्र 47%, वन 23% और अन्य क्षेत्र 30%। कृषि में युगम पैदावार का आशय खाली स्थान को उगाने से है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न मौसमों में 2 फसल। कृषि में युगम पैदावार का आशय खाली स्थान को उगाने से है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न मौसमों पर 2 फसल। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पशुपालन और सास्य उत्पादन को एक साथ करना। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती के प्रमुख विशेषता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पशुपालन और सास्य उत्पादन को एक साथ करना। मिश्रित कृषि से सम्मिलित है क्या? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। मिश्रित कृषि से संबंधित है सी ऑप्शन कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। समानांतर फसल का एक उदाहरण है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा गेहूँ प्लस सरसों। समानांतर फसल का एक उदाहरण क्या है? तो बी ऑप्शन है गेहूँ प्लस सरसों। निम्न राज्यों में खाली स्थान को छोड़कर सभी में कृषि भूमि की प्रतिशत काफ़ी अधिक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। निम्न राज्यों में खाली स्थान को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा बड़े खेतों की प्रधानता। बाकी प्रकृति पर आधारित निर्भरता है, उत्पादकता की निम्न स्तर है और फसलों की विविधता है, तो डी ऑप्शन इसमें नहीं है बड़े खेतों की प्रधानता। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है, तो डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी मतलब आवश्यकता से अधिक लोगों की कृषि कार्य में लगा रहना, जोत का छोटा आकार और उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर से भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा रहना, जोत का छोटा आकार और उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न कथन कारण का है। पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती के रूपांतर में हरित कृषि की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यह बिल्कुल सही है। इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। फिर से पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यह बिल्कुल सही है। इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सहकारी कृषि। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सहकारी कृषि। भारत में संकार्य या चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में। भारत में शंकार या चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में। भारत में कृषि को समझा जाता है, ए ऑप्शन जीविकोपार्जन का साधन। भारत में कृषि को समझा जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा जीविकोपार्जन का साधन। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाले लगभग 90% क्षेत्र वर्षा पर पोषित है, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन रहेगा भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाले लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है। अगला प्रश्न 29 नंबर, जो हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर वीडियो बड़ा होने लगेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का बीपीएससी या फिर यूपीएससी या यूपीपीसीएस देने वाले हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएंगे, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और उनका भी रिवीजन अच्छे से हो सके।
तो आप लोग बस वीडियो को देखते रहें, रिवीजन करते रहें, और जितना ज़्यादा बार देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका रिवीजन होगा। और कमेंट में ज़रूर बताएंगे आपको हमारी ये पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। तो मिलता है आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे। और अगर पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए उसे भी चेक कीजिए और उसे भी पढ़िए। तो मिलता है आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।